मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ये टीका है और इस टीका के आधार पे हम लोग यहाँ बात कर रहे थे जम्बू द्वीप लवण समुद्र आदि के संदर्भ में। मध्य लोक की यह चर्चा है। मध्य लोक की चर्चा में जम्बू द्वीप कैसा है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र का क्या स्वरूप है, थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने कल यहाँ की है। हमने कल जम्बू द्वीप का एक नक्शा आप लोगों से बनवाया था। हम उसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 379 है मूल पुस्तक का। इसमें देखा आपने जम्बू द्वीप जो है गोलाकार जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप में हमने 6 लाइनें बीच में डलवाई थी जिनके आधार पर 7 क्षेत्र हो गए थे और उन 7 क्षेत्रों में पहले क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र और अंतिम क्षेत्र का नाम ऐरावत क्षेत्र था। बीच में जो विदेह नाम का क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र में सबसे सेंटर में हमने एक वो बना दिया था बिंदु, जैसे सुमेरु पर्वत नाम दिया था। और फिर उसके उपरांत उससे 4 लाइनें हमने चारों तरफ निकाली थी कुछ राउंड शेप में, जिससे निर्मित मध्य के क्षेत्र को हमने उत्तर कुरु और देवकुरु नाम दिया। माने उत्तर कुरु, देवकुरु और विदेश क्षेत्र इन उत्तर कुरु और देवकुरु के कारण 2 भागों में बट गया। माने आप ये समझ लीजिए कि उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र जो है ये विदेश क्षेत्र नहीं है। ख्याल में आई बात? उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र ये विदेह नहीं है। इनसे रहित जो बाकी हिस्सा बच गया है वो विदेश क्षेत्र है। अब इनसे रहित क्या हिस्सा बच गया होगा? जो लेफ्ट में और राइट में जो पोर्शन बचा हुआ है और उसी को पूर्व विदेश क्षेत्र और पश्चिम विदेश क्षेत्र ऐसा नाम दिया। इस उत्तर कुरु क्षेत्र में वृक्ष बतलाया था, एक जम्बू वृक्ष, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके पीठ की चर्चा हुई। ये जो पूरा होल जो जम्बू द्वीप का जो एक क्षेत्र बना हुआ है जो आपने बनाया है, इस जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए एक समुद्र है जिस समुद्र का नाम लवण समुद्र है। खारे जल का होने से इसे लवणोद कहा जाता है। जल ही खारा है उसका, इसलिए वो लवण कहलाता है। लवण मतलब होता है नमक, और नमक जैसा जिसका स्वरूप हो उसका नाम है लवण समुद्र। खारे पानी से निर्मित होने के कारण उस समुद्र को हम लवण समुद्र कहते हैं। ये किस तरह से है, मतलब अपन ने जो ये राउंड खींचा था ना अभी, जो कल अपन ने एक गोला बनाया था, आप उसी गोले को चारों तरफ से घेरे हुए एक और गोला बना लीजिए। माने उसी को चारों तरफ से घेरे हुए जो आपने एक और गोला बनाया है, अब आप जरा देखें एक बार कि दोनों गोलों के बीच का जो पोर्शन निकल करके सामने आएगा, वही पोर्शन
कहलाएगा लवण समुद्र, उसमें समुद्र है। ख्याल में आ गया लवण समुद्र किसका नाम है। अब लवण समुद्र भारत क्षेत्र की तरफ है या ऐरावत क्षेत्र की तरफ, विदेश क्षेत्र की तरफ है या नहीं है, बता सकते हैं? तो चारों तरफ है, तो तीनों को घेरा हुआ है। हाँ, चारों तरफ है तो सभी को घेरा हुआ है। बहुत बढ़िया, ये लवण समुद्र है। इस लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए एक और द्वीप है, फिर घेरे हुए समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने इसकी चर्चा की थी। आप देखिए पेज नंबर 379 पर जहां हम पढ़ रहे हैं अपना विषय, वहीं 2 नंबर का पैराग्राफ है, 2 नंबर का पॉइंट है, नीचे से 4-5 लाइन छोड़कर। पंडित जी, पेज नंबर 3। हाँ बोलिए। पंडित जी, वो जो लवण समुद्र है तो लेकिन वहाँ उत्तर में वो जो शिखरी पर्वत है उसका थोड़ा हिस्सा लवण समुद्र की तरफ निकला है, और नीचे दक्षिण में भी जो हिमवन पर्वत है वो भी थोड़ा लवण समुद्र के, वो क्या है? ऐसा नहीं है, वो उन्होंने दिखा रखा है। एक्चुअल में नीचे जाकर के पर्वत थोड़े से वहां से अंदर की तरफ जाते हैं और इन कॉर्नर्स के ऊपर लवण समुद्र में द्वीप बने हुए हैं, कुमानुष द्वीप। जो आगे कुमानुष द्वीप की जो चर्चा आती है ना लवण समुद्र के अंदर, जिसे अपन अंतर्द्वीपज कहते हैं, कुभोग भूमि कहते हैं, विकृत मनुष्य कहते हैं, जिनका शरीर पूरा मनुष्यों जैसा होता है लेकिन चेहरा उनका जो मुख है वो किसी जानवर जैसा है, त्रियंच गति जैसा है। ये सारे क्षेत्र ये हिमवन पर्वत और शिखरी पर्वत के आसपास में और भी पर्वतों के साइड में बने हुए हैं। वो पर्वत बाहर तक नहीं है, पर्वत तो बाउंड्री तक ही है, जम्बूद्वीप तक ही। इतना ही समझना चाहिए अपने को। थोड़ा बाहर निकला है। चलिए, तो बस वो जो बाहर दिखा रखा है ना वो बाहर नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, अंदर ही समझ दिया आपको। मैं पढ़ूं यहाँ से पेज नंबर 379 से नीचे दूसरा पॉइंट। खारे जल वाला होने से इस समुद्र का नाम लवणोद पड़ा है, ये बात हो चुकी है। इस तिर्यक लोक में जम्बू द्वीप, लवणोद, ठीक है, जम्बू द्वीप। इसके बाद में आपने जो राउंड बनाया है, सर्किल बनाया है, वहां तक का बीच का एरिया हो गया लवणोद, माने लवण समुद्र। फिर उसके आगे है धातकी खंड। आप इसी सर्किल के बाद एक और सर्किल यदि बाहर बना लेवे हैं तो वो कहलाएगा धातकी खंड का एरिया। लवणोद समुद्र है, धातकी खंड द्वीप है। जिस तरह जम्बू पहला द्वीप है उसी तरह धातकी खंड दूसरा द्वीप है। फिर कालोद, ये कालोद समुद्र है जिसने धातकी खंड को चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से राउंड किया हुआ है, ठीक है। फिर कालोद के चारों तरफ है पुष्करवर। ये पुष्करवर क्या है? ये द्वीप का नाम है, पुष्करवर द्वीप। इसी तरह से पुष्करवर समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्कर समुद्र, द्वीप के नीचे समुद्र हो गया चारों तरफ, ठीक है। पुष्करोद दिया है, पुष्करवर द्वीप के बाद में पुष्करोद दिया। ये सब जगह उद शब्द का प्रयोग है जो जल का सूचक है। दिया ना, लवणोद माने लवणोदधि, ऐसे कालोद माने कालोदधि, पुष्करोद माने पुष्करोदधि। ये समुद्रों के नाम है, ठीक है। फिर वारुणीवर ये द्वीप है और वारुणोद ये समुद्र है। वारुणीवर द्वीप,
और वारुणोद समुद्र, फिर क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीरोद समुद्र। तो देखिए आप ये क्षीरोद समुद्र है, क्षीरोदधी कहलाता है ये 5 नंबर पर आया है। पहले नंबर पर लवण समुद्र था, दूसरा समुद्र कालोद था, तीसरा समुद्र पुष्करोद था, चौथा समुद्र वारुणीवर था, 5वां समुद्र क्षीरोदधी है। ठीक है, तो क्षीरोदधी नाम का ये 5वां समुद्र है। इस पंचम समुद्र से बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के लिए जल लेकर के आते हैं देवगति के जीव। मैंने इसका हेतु आपको बतलाया था। आप देखिए पुष्कर वर जो द्वीप बतलाया ना, तीसरा द्वीप, इस तीसरे द्वीप के बाहर माने पुष्करवर द्वीप के बाहर सब जितने भी द्वीप समुद्र हैं आधे पुष्कर द्वीप के बाहर, वे सब के सब जगन्य भोग भूमि है। और वहां तिर्यंच गति के जीव जल में नहीं होते, माने जलचर जीव नहीं होते। ठीक है, जीव रहित हो गया वो। एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र है ही, इसलिए पानी को छानने की वहां जरूरत नहीं होती बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के लिए। ठीक है, और मिष्ट जल है, और क्या कहेंगे उसको, दूध जैसा है, कांति से युक्त है। क्षीर मतलब भी दूध होता है ना, तो दूध जैसा है, वो बहुत उज्जवल है। दूध से नहाने की चर्चा तो कई बार आती है, लेकिन घी से कौन नहाता है, तेल से कौन नहाता है, गन्ने के रस से कौन नहाता है ना। दूध से नहाने की बात तो हो सकती है ना। तो क्षीरोदधी का जो जल है ये दूध से नहाने का प्रतीक है एक प्रकार से। क्षीरोदधी के बाद में क्या है, 6 नंबर पर धृतवर द्वीप। धृत मतलब घी, घी जैसी चिकनाई से युक्त, और धृतोद ये समुद्र, इक्षुवर ये द्वीप, और इक्षुदधी समुद्र। नंदीश्वर 8वें नंबर पर आ गए, 8वां द्वीप नंदीश्वर, और नंदीश्वरोद ये 8वां समुद्र। अष्टम द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, हम जानते हैं देवगति के जीव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं अष्टानिका पर्व के अवसर पर। 52 अकृत्रिम शाश्वत चैत्यालय हैं वहां पर, जिन चैत्यालयों की 8 दिनों तक अष्टानिका पर्व में प्रतिदिन पूजन अर्चना भक्ति वंदना किया करते हैं। 8 दिन तक 24 घंटे इत्यादि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये सब कैसे हैं, गोल गोल है, राउंड राउंड है, एक को घेर के दूसरा, दूसरे को घेर करके तीसरा, गोलाकार है सब। इनमें आप यदि देखेंगे महसूस करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो था, जो जम्बू द्वीप था, वो जम्बू द्वीप तो था थाली जैसा, प्लेट जैसा, माने सारी रचनाएं सारी आकृति उसके पेट में है ना, गोले के अंदर है। और बाकी का जो द्वीप है वो थाली जैसा नहीं है, उसके लिए शास्त्रों में कथन आता है चूड़ी जैसा, चूड़ी के आकार का, क्योंकि वो सिर्फ राउंड राउंड है चारों तरफ, इसलिए उसके लिए चूड़ी के आकार का ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। असंख्यात हो गए द्वीप समुद्र। अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमणोद समुद्र है। पंडित जी, हाँ, ने जो चूड़ी जैसा बोले वो तो, लेकिन एक एक समुद्र डबल डबल होते जा रहे हैं ना, जैसे हाँ डबल डबल होते जा रहे हैं, लेकिन घेरे हुए हैं ना, जिस तरह से चूड़ी में सेंटर में कुछ नहीं होता है, चारों तरफ बस सिर्फ उसका पोर्शन होता है। लेकिन उसका
क्षेत्र है वो तो डबल डबल होता जा रहा है, बड़ा है। क्षेत्र डबल डबल होता जा रहा है, लेकिन आकृति उसकी राउंड में है। हाँ जी, हाँ। जिस तरह से हमने चूड़ी रखी है तो उसके बीच में कोई चीज रखोगे तो वो चीज निकल जाएगी। माने चूड़ी वाला जो एरिया है, समझिए आप, जो गोल्ड का जो एरिया है, हमने गोल्ड की एक चूड़ी रखी जमीन पर, तो हमने कहा इसमें गोल्ड कितनी जगह पर है, तो जहां जहां गोल्ड है समझ लीजिए वो लवण समुद्र है। जहां जहां गोल्ड है वो समझ लीजिए आप धातकी खंड द्वीप है। जहां गोल्ड है ऐसा गोल राउंड में चारों तरफ वो कालोद समुद्र है, पुष्कर द्वीप है, पुष्कर समुद्र है। ख्याल में आ गई ना बात। लेकिन जम्बू द्वीप के लिए ऐसे चूड़ी नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि जम्बू द्वीप इस तरह से चूड़ी जैसा नहीं। जम्बू द्वीप तो बीच में भी है ना, उसके तो सारे द्वीप हैं, समुद्र द्वीप हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये सब उस चूड़ी जितने पोर्शन में ही तो नहीं है ना। ये तो चांदी की थाली जैसे हैं, बाउंड्री जैसे नहीं है, सर्कल जैसे नहीं है। ठीक है। 2.5 सागर काल के समयों की संख्या के बराबर द्वीप समुद्रों की संख्या है। अब आप सोचिए, 2.5 सागर काल के समयों की संख्या के बराबर द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है? कितने हैं? ये सब कह दिया ना असंख्यात है। नहीं, असंख्यात कितने ये तो बतलाओ। असंख्यात का भी कुछ मापदंड तो होगा, असंख्यात का भी कुछ क्राइटेरिया का तो होगा। कितने असंख्यात, ऐसा कैसे बतलाएंगे आप? तो वो आप समय से लगाइए। आप सागर की चर्चा आपने कई बार पढ़ी होगी, शास्त्रों में पढ़ी सुनी है। इसमें जो उद्धार सागर है, व्यवहार सागर, उद्धार सागर और फिर अद्धा सागर, तो ये उद्धार सागर के माध्यम से बतलाई जाती है ये नाप। 2.5 सागर के काल के समय असंख्यात होंगे। बहुत लंबा पीरियड है। आप सोचिए, 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। अब सेकंड में असंख्यात समय है तो यहाँ बात सेकंड के बारे में नहीं है, मिनट के बारे में नहीं है, वर्ष के बारे में नहीं है। ये तो संख्यात, असंख्यात वर्ष, और समझिए आप असंख्यात 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 वर्ष बीत जावे हैं तब जाकर के 1 सागर होता है। तो उसमें समय कितने हो जाएंगे? उन समयों के बराबर द्वीप समुद्रों की संख्या है। माने कुल मिलाकर के निश्चित संख्या है। अपने ज्ञान का विषय भले ही न बने, लेकिन केवल ज्ञानियों के माध्यम से ये बात बराबर ख्याल में आती है। केवल ज्ञान में बराबर झलकी है ये बात, और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से इस बात को बताया है। छद्मस्त तो कितना पकड़ सकते हैं? छद्मस्त के ज्ञान का विषय तो होगा ही कितना सा। हमारे तो कुछ ख्याल में नहीं आ सकते, हमारे तो हम तो कोई चीज पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है ना। चलिए, इस तरह से अपने ये 7वें सूत्र के अंदर जितना प्रकरण था, ये प्रकरण तो यहाँ पूर्ण हो गया। अब 8वां सूत्र देखिए। ये सब लिंक है एक दूसरे से, सब जुड़ी हुई चर्चाएं हैं। आप देखिए 8वां सूत्र, द्वीर द्वीर, आगे र है ना, द्वीर द्वीर, दुगना दुगना, विष्कंभा, विष्कंभ दुगना दुगना है। द्वीर द्वीर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतय है। इतना सुंदर सूत्र दिया है। द्वीर द्वीर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतय है। वलय आकृति, वलय आकृत है। वलय जैसी आकृति वाले, वलय मतलब चूड़ी, तो चूड़ी के समान जिनकी आकृति है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, पहले पहले वाले को परिक्षेपिणों घेरे हुए, पहले पहले वाले को घेरे हुए।
गोलाकार, चूड़ी के आकार वाले, द्वीर द्वीर विष्कंभा और दुगने दुगने विष्कंभ वाले, ये सभी द्वीप समुद्र हैं। ठीक है। 8 नंबर सूत्रकार से देखिए नीचे, पेज नंबर 380, 380 पेज। क्रमशः दूने दूने विस्तार वाले और उत्तरोत्तर द्वीप समुद्र पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं और चूड़ी के आकार हैं। ठीक है। चूड़ी के आकार वाले हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। लेकिन दुगना विस्तार भी जो है ना, ये विस्तार दुगना कहा है, विष्कंभ दुगना कहा है। ये बहुत चक्कर है इस चीज में। माने दुनिया में लोग ऐसा समझते हैं कि लवण समुद्र जम्बू द्वीप से दुगना है, यही अर्थ है इसका। द्वीर द्वीर विष्कंभा लिखा है, जम्बू द्वीप लवण समुद्र से दुगना है। लेकिन मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बतलाना चाहता हूँ, जम्बू द्वीप से दुगना तो है, लेकिन उसका वलय व्यास दुगना है। उसका सिंगल साइड से विष्कंभ डबल है। प्रैक्टिकली यदि आप उसमें देखेंगे, यदि जम्बू द्वीप जैसे आकार यदि हम उसमें रखने लगे तो 24 जम्बू द्वीप उसके एरिया में समाहित हो सकते हैं। 24 गुना है। मैं तो जब ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से जब इस चीज को समझाता हूँ तो मैं प्रैक्टिकली इस चीज को बतलाता हूँ, दिखाता हूँ कि आप देखिए, एक आप जम्बू द्वीप बनाइए और जम्बू द्वीप जो अपने बनाया है उसकी जो नाप होगी एक साइड से दूसरी साइड तक, सेंटर को टच करते हुए हमने जो एक लाइन खींची है जिसे अपन डायमीटर कहते हैं, तो ये डायमीटर कितना है? तो कहा जम्बू द्वीप का तो 1 लाख योजन है। हम जानते हैं जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन का है। तो अब इस 1 लाख योजन से डबल विस्तार, दुगना विस्तार, अर्थात 2 लाख योजन दूरी पर जाकर के हमारे को चारों तरफ राउंड बनाना है। इसका मतलब आप अनुभव कर सकते हैं कि जम्बू द्वीप की तुलना में लवण समुद्र का एरिया कितना बड़ा हो गया। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, सब तरफ से यदि हम देखेंगे तो लवण समुद्र 2 लाख 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 योजन विस्तार वाला है सभी तरफ से। आप इसको यदि प्रैक्टिकल यदि आप बना करके देखेंगे तो आपके ख्याल में आ जाएगी बात। आपने एक राउंड बनाया नहीं अपनी कॉपी में, उस राउंड की हमने नाप ली है, मान लीजिए 1 इंच। 1 इंच का यदि राउंड है तो उसके चारों तरफ जो राउंड बनेगा वो उस 1 इंच वाले राउंड के बाहर 2 इंच विस्तार वाला होगा। इसे कहेंगे दुगना। दुगने का अर्थ समझ में क्या है स्थिति? हम 2 इंच आगे की यदि अपन वो राउंड बनाएंगे यदि अपन, तो उसमें एक साइड में जम्बू द्वीप 2 आ जाएंगे, ईस्ट साइड ही, वेस्ट में भी 2 जम्बू द्वीप आ जाएंगे, क्योंकि डबल है ना। जम्बू द्वीप तो 1 लाख योजन का ही है, लवण समुद्र 2-2 लाख योजन के, सब तरफ से 2 लाख योजन विस्तार है उसका। ईस्ट में भी 2 जम्बू द्वीप, वेस्ट में भी 2 जम्बू द्वीप, नॉर्थ में भी 2 जम्बू द्वीप, साउथ में भी 2 जम्बू द्वीप। ठीक है। अब ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन चारों दिशाओं के अंदर भी 2-2 जम्बू द्वीप और आ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन और सेंटर में, हाँ जी पूछ रहे हैं कुछ? कुछ पूछना है किसी को? क्लियर तो हो रही है ना सब बात? कुछ नहीं समझ में आता हो तो बोलिए आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप यदि उस एरिया में लवण समुद्र
में जम्बू द्वीप रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से 24 जम्बू द्वीप उसमें समाहित हो सकते हैं। तो जिसे यहाँ दुगना कहा गया है, वस्तुतः वो दुगना नहीं है, वह 24 गुना हो गया। लेकिन कथन तो यही किया जाएगा, द्वीर द्वीर विश्वम्बा। कथन में क्या कहेंगे हम? दुगना ही कहेंगे, दुगना विस्तार है, जम्बू द्वीप से दुगना है लवण समुद्र। देखिए 380 पेज पर 1 से 3 नंबर पॉइंट। पहले द्वीप का जितना विस्तार है उससे दूना उसको घेरने वाला समुद्र है, उससे दूना उसको घेरने वाला द्वीप है। इस प्रकार आगे आगे दूने दूने विस्तार का स्पष्ट प्रतिपादन करने के लिए द्वीर द्वीह क्या कहा? द्वीर द्वीह ऐसा विपसार्थक निर्देश किया है। यद्यपि द्विदशा की तरह समास करने में दीप्सा अभ्यावृत्ति की प्रतीति हो जाती, पर यहाँ स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए द्वीर द्वीह यह स्फुट निर्देश किया गया है। ये द्वीप समुद्र, ग्राम, नगर आदि की तरह बेसिलसिले के नहीं बसे हैं, किंतु पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं और न ये चौकोर हैं, तिकोने, पंचकोने, षटकोने आदि हैं। न ये चौकोने, चौकोर, तिकोने, पंचकोने, षटकोने आदि हैं। न ये लगा दिया, इसका मतलब चौकोर नहीं है कोई भी द्वीप, 3 कोण वाला नहीं है, 5 कोण वाला नहीं है, षटकोण वाला नहीं है, माने जिनके कॉर्नर्स निकले हुए हों इस प्रकार के नहीं हैं, किंतु गोल हैं। इन सबको कहा है गोल हैं, माने ये सब गोलाकार है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे। देखिए एक सूत्र और देख लेते हैं हम आगे वाला, जम्बू द्वीप का वर्णन। जम्बू द्वीप किस प्रकार का है, जम्बू द्वीप की रचना किस प्रकार की है? अब वही राउंड, माने जम्बू द्वीप कहते ही आपको सर्कल दिखना चाहिए, राउंड आकृति ख्याल में आ जानी चाहिए। जम्बू द्वीप कहते हमने कहा जम्बू द्वीप, जब हम पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स की और बोर्ड पर हम एक राउंड बनाते हैं और पूछते हैं विद्यार्थियों से क्या है, तो कहते हैं जम्बू द्वीप। एक गोला खींचा तो तुरंत क्या दिखा? जम्बू द्वीप दिखना चाहिए। थाली में बैठे हम भोजन करने के लिए तो हमें वो थाली न दिखे, जम्बू द्वीप दिखने लगे, तो ये जम्बू द्वीप की आकृति है। कैसा है वो जम्बू द्वीप, उसका थोड़ा सा ये वर्णन कर रहे हैं, उसके बाहरी चित्र खींच रहे हैं, उसका रेखा चित्र यहाँ खींच रहे हैं। मूल सूत्र पढ़ता हूँ, 9 नंबर का सूत्र है, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप है। तन मध्य, इन सबके मध्य में, जितने द्वीप कहे हैं, जितने समुद्र कहे हैं, सभी द्वीपों और सभी समुद्रों के मध्य में, सबके सेंटर में क्या है? मेरु नाभिवृत्तो, नाभि के समान मेरु, मेरु पर्वत है, वृत्तो गोल, गोलाकार, तन मध्य, उन सबके मध्य में। जिन असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों की चर्चा की गई है, उन असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में मेरु नाभिर्वृत्तो, नाभि के समान मेरु पर्वत है। ठीक है, नाभि समझ गए आप?
सुंडी के, ठीक है ना, ऐसा गोलाकार पूरे शरीर के सेंटर में है ना, इस तरह से पूरे मध्य लोक के सेंटर में यदि कुछ है तो वो सुमेरु पर्वत। और मैं इसको मध्य लोक के सेंटर में क्यों कहूँ, मैं तो इसको कहूँ ना 3 लोक के सेंटर में है। क्यों? क्योंकि मध्य लोक तो 3 लोक के सेंटर में है ही। क्या वो तो अपने आप ही उसके सेंटर में है, तो अपने आप ही गर्भित होगी ना ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ जो उत्तर कुरु देव कुरु के बीच जो पॉइंट है उधर। हाँ जी बिल्कुल, उधर उत्तर कुरु और देव कुरु के बीच में जो हमने पॉइंट बनाया था, उस पॉइंट का नाम है मेरू। मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरू पर्वत, सब एक अर्थवाची नाम है, कुछ भी कह सकते हैं उसको। सुमेरु पर्वत कहाँ है? ये वही पर्वत है जिस पर्वत के ऊपर बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ठीक है, आप लोगों के पास में जम्बूद्वीप वगैरह के कुछ चित्र होंगे तो उनके ऊपर सेंटर में आप देख सकते हैं सुमेरु लिखा हुआ होगा। ये आप लोग कोई मेल आईडी बतलाएं तो मैं अभी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मेरे पास सामने स्क्रीन पर मेल में खुला हुआ है, आप लोग कोई मेल आईडी मेरे को बतलाएं तो मैं वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, जम्बूद्वीप और डाईद्वीप का नक्शा। और फिर आप लोग भाभी भाई को भेज देंगे तो भेज सकते हैं, राइट भाभी भाई? भाभी भाई का मेल आईडी बतलाएंगे? स्वाध्याय इनको कौन सा मेल आईडी है आपके पास है ओपन? मेरे पास मेल आईडी नहीं है। swadhyayinfo.com SWADHYAY .info Swadhyay.info@gmail.com swadhyay.info@gmail.com। हाँ जी, ये भाई भाई का है। तो सबको फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो जिनके पास में आ जाए वो देख लीजिएगा उसको। सेंटर में उसमें लिखा हुआ है हमने जम्मू, ये सुमेरु पर्वत। मेरू वास्तव में मेरू तो शॉर्ट में कहते हैं और सुमेरु भी शॉर्ट शब्द है। सुमेरु जो है ना, ये सुमेरु उसका पूरा नाम नहीं है, एक्चुअल में उसका पूरा नाम है सुदर्शन मेरू। अब सुदर्शन मेरू को शॉर्ट में लिखना होगा तो क्या कहेंगे? सुदर्शन में से सु ले लिया, सुदर्शन का स्टार्टिंग वर्ड सु ले लिया और मेरू एडिटेड रहने दिया, तो सुदर्शन मेरू को शॉर्ट में कहेंगे सुमेरु। पूजा में आता है सुदर्शन मेरू। हाँ, सुदर्शन मेरू आता है पूजन में, पंचमेरू की पूजन में भी मिलेगा। ये जम्बू ग्रुप का नाम भी सुदर्शन है ना? आगे आ गए, पहले इसमें आ गया। नहीं, इसमें लिखा है कि सुदर्शन नाम का जम्बू वृक्ष है। हाँ, सुदर्शन नाम का जम्बू वृक्ष है। वो जम्बू वृक्ष का नाम सुदर्शन है। यहाँ तो मेरू की चर्चा चल रही है, वो तभी तो नाम सुदर्शन। सुदर्शन तो और किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सुदर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तो मेरू महत्वपूर्ण है। वो मेरू पर्वत भी 1 लाख योजन का विस्तार वाला है, ऐसा समझिए 1 लाख योजन ऊंचाई वाला है सुमेरु पर्वत। 1000 योजन उसकी जड़ है, नींव है, और 99,040 योजन उसकी हाइट है, ऊंचाई है। नीचे जहाँ गोलाकार बनाया है, जहाँ सेंटर बना रखा है, वहाँ 10,000 योजन उसका व्यास है, डायमीटर 10,000 योजन है। नाभि के समान है, कुल मिलाकर के बात ये है। मेरू पर्वत, ये जो अपन ने जम्बूद्वीप बनाया था, वो जम्बूद्वीप की नाभि के समान है। इतनी बात की है कुल मिलाकर के। देखिए, सभी द्वीप समुद्रों के बीच में 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। ठीक है, सभी के बीच में जम्बूद्वीप हो गया, और इसके बीच में
जम्बूद्वीप के भी बीच में नाभि की तरह गोलाकार सुमेरु पर्वत है। असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है। ये पहला पॉइंट। अब इस जम्बूद्वीप को थोड़ा सा समझाते हैं। तत् शब्द पूर्वोक्त असंख्य द्वीप समुद्रों का निर्देश करता है ना। तन मध्य, इसमें जो तत् शब्द दिया है स्टार्टिंग, तन शब्द है ना, त और आधा न, मध्य, जैसे ही इसका संधि विच्छेद होगा, जैसे इसको तोड़ते हैं तो त और आधा नहीं निकल करके त और आधा त निकलता है। तत्, तत् मध्य, आगे म होने से ये त का न हो गया, तन मध्य। तो तत् शब्द पूर्वोक्त असंख्य द्वीप समुद्रों का निर्देश करता है। जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से कुछ अधिक है। ये आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो अपने जो सूत्र आता है ना इसका परिधि के संदर्भ में 2πr सूत्र है। 2πr परिधि निकालने का सूत्र है। तो रेडियस है अपने पास में 50,000 योजन r, और पाई का जो नाप होता है वो होता है 22/7, 22/7, 22/7। तो ये जो कैलकुलेशन आती है वो 3,14,000 समथिंग आएगी आई थिंक। और लेकिन ये जो जैन दर्शन गणित के हिसाब से आचार्यों ने जो इसका नाप बतलाया है लगभग 3 गुना होता है, 3 गुना से कुछ अधिक होता है। कुल मिलाकर के बात ये है, डायमीटर से 3 गुना से कुछ अधिक होता है। तो 1,00,000 योजन जिसका व्यास है तो 3,16,000 योजन करीब बतला रहे हैं ये परिधि। और उसमें भी कितना बारीक कैलकुलेशन किया गया है, माने हमारा तो दिमाग चकराता है कभी कभी तो ये सोच करके कि न केवल योजन के बाद में कोस बतलाए हैं और न केवल कोस अपितु धनुष की चर्चा की है, और धनुष के बाद में भी अंगुल, आप समझ सकते हैं अंगुल, उंगलियां, कितनी उंगलियां, 13.5 अंगुल, मतलब 13 अंगुल भी नहीं, 13.5 अंगुल, और 13.5 अंगुल के बाद में भी मतलब आधी उंगली से भी कुछ अधिक। और कितना बारीक कैलकुलेशन होगा, माने ये तो सेंटीमीटर में आ गई बात। 1,00,000 योजना भले नाप का हमने परिधि निकाला, और उसमें हमने एक्यूरेट नाप निकालते समय दिगंबर आचार्यों ने या इन सब संतों ने, दिगंबर श्वेतांबर सभी, ये कोई अकेले दिगंबर संप्रदाय की बात नहीं है। 3रे अध्याय में प्ररूपित, और वैसे तो पूरा तत्वार सूत्र दोनों परंपराओं में मान्य है। ये जो जम्बूद्वीप का विस्तार है, जम्बूद्वीप की परिधि है, जम्बूद्वीप की रचना है, लवण समुद्र आदि की चर्चाएं हैं, ये सब कॉमन है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। आप यदि कोई भी श्वेतांबर ग्रंथ भी यदि आप उठा करके देखेंगे, मान लीजिए उत्तराध्यायन में कुछ ऐसी चर्चा मिल जाएगी आपको, भगवती सूत्र में इस तरह की चर्चा मिलेगी, लोक प्रकाश नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्वेतांबर ग्रंथ, उस लोक प्रकाश ग्रंथ में भी आपको इस तरह की चर्चा मिलेगी, माने उनमें भी यदि आप उठा करके देखेंगे। और इसके अलावा देखिए आपको बतलाऊं मैं, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, या फिर इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हैं। भगवती सूत्र का नाम मैंने आपको बतलाया है अभी, उनमें सब में आपको इस तरह के प्रकरण पढ़ने को मिल सकते हैं, लेकिन होंगे बहुत कम डिटेल में, बहुत ज़्यादा नहीं। भगवती सूत्र में तो बहुत विषय आया है जगह जगह पर, उत्तराध्यायन में भी जगह जगह आया है। ये सब मैंने देखे हैं विषय उन ग्रंथों के आधार से भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने ये जो प्रकरण अपने चल रहे हैं, इन प्रकरणों के संदर्भ में उपलब्ध जितने ग्रंथ हैं, मैं पूरे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बहुत ग्रंथों को इन विषयों के संदर्भ में देखा है। नाप हो गई परिधि की जम्बूद्वीप के संदर्भ में। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर एक वेदिका है। ये वेदिका क्या चीज है?
वेदिका कहेंगे हम बाउंड्री को। जिस तरह से हम परकोटा बना देते हैं ना, बाउंड्री वॉल खींच देते हैं। मान लीजिए अपन ने कोई खाली जमीन ली हुई है, कोई प्लॉट लिया हुआ है हमने। अब वो प्लॉट हमने लिया हुआ है, बहुत समय से ऐसे ही रखा हुआ था, तो हमने हमारा प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है, कितनी दूरी तक है, उसकी नाप करने के लिए या उसमें कहीं कोई गड़बड़ी न हो, हमने एक बाउंड्री वॉल खींच। बस जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है, इसे कहते हैं वेदिका। यह आधा योजन मोटी है। समुद्र, लवण समुद्र और जम्बू द्वीप के बीच में ना एक बाउंड्री। बिल्कुल बिल्कुल सही ख्याल में है आपके। लवण समुद्र और जम्बू द्वीप के बीच में इस बाउंड्री को जम्बू द्वीप की ही मर्यादा समझना चाहिए। यह आधा योजन मोटी, इसकी मोटाई कितनी है? आधा योजन। 8 योजन ऊंची, मूल मध्य और अंत में क्रम से है 12, 8 और 4 योजन विस्तार वाली। ठीक। वज्रमय है, वज्रमय तल वाली है, वैडूर्य मणिमय ऊपरी भाग वाली है, मतलब वैडूर्य मणि से रचित है, वज्र से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि समुद्र उसे खोखला कर देवे, गिरा देवे, गिरा नहीं सकता है। मध्य में सर्वरत्न खचित झरोखा, घंटा, मोती, सोना, मणि, पद्ममणि आदि की 9 जालियों से भूषित है। ये जालियां आधे योजन ऊंची, 500 धनुष चौड़ी और वेदिका के समान लंबी है। इसके चारों दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के 4 द्वार हैं, महाद्वार हैं। माने ये वो द्वार हैं जिन द्वारों को खोला जाए तो लवण समुद्र दिखेगा बाहर। और ये जो परकोटे में चारों तरफ द्वार बने हुए हैं 4, ये 8 योजन ऊंचे और 4 योजन चौड़े हैं। दरवाजों की ऊंचाई कही है ये। विजय और वैजयंत का अंतराल ये उसका आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो इन्होंने लिखा है 7,90,052 सहित 3/4 योजन, 3 साढ़े 3 मतलब 3/4 कोस, 32 धनुष और 3 सही 1/4 अंगुल और अंगुल का 1/8 भाग तथा कुछ अधिक है। तो जो इन्होंने बात बतलाई है ये बिल्कुल उसका समझ लीजिए आप। अंतराल है ये एक से दूसरे के बीच में। मुझे लगता है शायद 1 शून्य इसमें ज्यादा लग गया है। 7,90,000 नहीं हो करके ये 79,000 होना चाहिए, 79,052। क्योंकि प्रैक्टिकली ये बात ख्याल में नहीं आ रही है, तो अपना समय हो गया है। आप इस विषय को और देख लीजिएगा जहाँ तक मैं ख्याल में आ रही है मेरे को ये बात। क्योंकि देखिए इतना ही तो डिवाइडेशन होगा ना। टोटल परिधि ही 3,16,000 योजन की थी, तो इतना अंतराल कैसे हो सकता है? 3,16,227 योजन है ना। 3,16,227 योजन में ये इसको डिवाइड कर लीजिए आप 4 से। ये आ गया 79,056। इसका मतलब 1 शून्य ज्यादा लगा हुआ है इसमें गलती से। आप इसमें से मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। ख्याल में आ गई ना बात? देखिए तुरंत गलती पकड़ में आ गई अपने को, यहाँ मिस प्रिंट पकड़ में आ गया। विजय और वैजयंत का अंतराल ये इन्होंने यहाँ बतला दिया है। इस तरह से जम्बू द्वीप की सामान्य चर्चा हुई। इसमें जो 7 क्षेत्र हैं उनके नाम आदि की चर्चा आगे विस्तार से की गई है। अपन फिर इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ। 9 बार मुकाबला।